Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Mrs. Sarita, your SST teacher. Students, hope you all are fit and fine. Today we will start our new chapter in civics, that is understanding our criminal justice system. So watch the video very carefully and answer the questions asked at the end of the video through comment box. Let's start. Today we will study first प्रोसीजर ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसकी प्रॉपर प्रक्रिया क्या है। सेकंड, अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ फिक्शनल केस ऑफ थेफ्ट। थर्ड, द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फोर्थ, रोल ऑफ द पुलिस। फिफ्थ, फंडामेंटल राइट्स टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। स्टूडेंट्स, आइए इस सिस्टम को हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। हियर योर फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसीजर ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बच्चों, इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए हमें एक एक स्टेप को समझना होगा। जनरली क्या होता है, जब भी कोई लॉ वायलेट करता है इमीडिएटली हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। ऐसा हमारी रियल लाइफ में भी होता है और हम मूवी वगैरह में भी अक्सर यही देखते हैं कि पुलिस आती है, रिपोर्ट फाइल करती है, उस सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करती है। इस पूरी प्रोसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि पुलिस ही है ये डिसाइड करने वाली कि कौन गिल्टी है, किसे पनिशमेंट मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। परंतु बच्चों, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी पॉइंट रखने का अधिकार है। वह जज के सामने अपनी सफाई पेश कर सकता है। इसी को फेयर ट्रायल कहते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस पूरे क्रिमिनल सिस्टम को हम एक फिक्शनल केस मीन्स एक काल्पनिक घटना के आधार पर समझेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी तरह का सिमिलर प्रोसेस होता है। सो स्टूडेंट्स, गेट रेडी विद 100% फोकस। लेट्स बिगिन द स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट होती है। बात 18 जुलाई 2006 की है। बच्चों, आप अपनी बुक में पेज नंबर 67 और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मुंबई के एक अपार्टमेंट में मिसेस शिंदे वेडिंग सेरेमनी में जाने के लिए तैयार हो रही हैं और बहुत परेशान होकर करीब 1 घंटे से अपनी गोल्ड चेन सर्च कर रही हैं और बार बार कहती हैं कि मैंने यही ड्रॉर में ही तो रखी थी। तभी मिस्टर शिंदे आ जाते हैं और कहते हैं जल्दी करो, लेट हो रही है। तब मिसेस शिंदे अपने हस्बैंड को गोल्ड चेन मिस हो जाने की बात बताती हैं और कहती हैं कि उन्हें अपनी मेड शांति पर डाउट है, जो उनके घर में लास्ट 3 इयर्स से काम कर रही है। मिसेस शिंदे मेड से स्ट्रिक्टली पूछताछ करती हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देती हैं। वे उनका ट्रंक चेक करती हैं जिसमें उन्हें 10,000 का एनवेलप मिल जाता है। मिस्टर एंड मिसेस शिंदे शांति पर ब्लेम करते हैं कि ये रुपीस गोल्ड चेन बेचकर आए हैं। शांति कहती है कि वह निर्दोष है। उसने और उसके भाई ने ये पैसे 1 साल से जमा किए हैं बैल खरीदने के लिए जब वो गांव जाएंगे। मिस्टर शिंदे उसकी एक नहीं सुनते और पुलिस स्टेशन में आकर FIR लिखवा देते हैं कि उनकी मेड शांति ने उनकी वाइफ का नेकलेस चुराया है। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 68। सब इंस्पेक्टर राव मिस्टर शिंदे की FIR रिकॉर्ड करते हैं और 10,000 के एनवेलप को पुलिस कस्टडी में लेकर शांति को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी शांति का भाई सुशील इंस्पेक्टर राव के पास आता है और शांति को रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट करता है। मिस्टर राव सुशील को भी ज़बरदस्ती 2 दिन के लिए लॉकअप में डाल देते हैं। वहाँ सुशील को मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि जिससे वो ये कन्फेस या स्वीकार कर ले कि वह और उसकी बहन शांति एक डोमेस्टिक सर्वेंट गैंग के हेड हैं और कई घरों में चोरियां कर चुके हैं। जबकि सुशील लगातार रिपीट करता है कि वो निर्दोष है। 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है, जबकि शांति को 1 मंथ के बाद 23 अगस्त 2006 को कोर्ट से बेल मिलती है। लेकिन 20,000 की सिक्योरिटी शांति के लिए देने वाला कोई नहीं मिलता, इसलिए शांति को जेल में ही रहना पड़ता है। जेल में वह सोच सोचकर बहुत चिंतित हो जाती है कि उसका क्या होगा।
14 सितंबर 2006 को शांति का केस कोर्ट में शुरू हो जाता है। शांति कोर्ट को बताती है कि अपनी तरफ से लड़ने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। यहाँ बच्चों एक पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें लॉयर प्रोवाइड कराता है यदि हम अपना लॉयर अरेंज ना कर सकें तो। अब शांति की रिक्वेस्ट पर मैजिस्ट्रेट एडवोकेट कमला रॉय को शांति की डिफेंस लॉयर अपॉइंट करते हैं, वो भी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस या सरकारी खर्च पर। बच्चों अब हम देखते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स एवरी पर्सन टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर। हमारा आर्टिकल 22 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए एक लॉयर दिया जाएगा। एंड आर्टिकल 39A of Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to a disabled person. आर्टिकल 39A of the Constitution ये जिम्मेदारी सरकार को सौंपता है कि जो भी डिसेबल पर्सन हो उसे लॉयर प्रोवाइड कराया जाए। नाउ कम टू पेज नंबर 69। एडवोकेट कमला रॉय शांति और उसके भाई से मिलती हैं। शांति उन्हें पूरी बात बताती है कि कैसे उसके ऊपर गोल्ड चेन चुराने का झूठा आरोप लगाया गया है। वो ये भी बताती है कि 10,000 जो उसके बॉक्स या ट्रंक से मिले हैं वो उसकी 1 साल की सेविंग है। इस तरह 8 मार्च 2007 आ जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स एक पॉइंट ध्यान से समझ लेना ज़रूरी है कि जो लॉयर एक्यूज्ड या जिसे अपराधी समझा जा रहा है उसकी ओर से लड़ता है उसे डिफेंस लॉयर कहते हैं, और जो विक्टिम मीन्स जिसका नुकसान हुआ है, जिनके साथ घटना घटित हुई है, उनके बिहाफ पर केस लड़ने वाले लॉयर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ये लॉयर मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट या सरकार की तरफ से भी लड़ता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि जो भी क्राइम हुआ है वो किसी एक के साथ नहीं, पूरे समाज द होल नेशन के साथ हुआ है, इसलिए उसे कड़े से कड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं तो वो सारी स्टोरी रिपीट कर देते हैं। उसके बाद डिफेंस लॉयर कमला रॉय मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को क्रॉस एग्जामिन या उनसे सवाल पूछती हैं। लॉयर पूछती हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या आपने शांति को गोल्ड चेन चुराते हुए देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लास्ट 3 इयर्स में जब से शांति उनके घर में काम करती है शांति ने तब से कुछ चुराया है, और क्या पर मंथ उसको 1000 रुपीज़ मिसेस शिंदे देती हैं। इसके बाद एडवोकेट कमला रॉय शांति के भाई सुशील और उसके एम्प्लॉयर्स को भी एग्जामिन करती हैं और ये प्रूव कर देती हैं कि 10,000 रुपीज़ जो शांति के बॉक्स में से मिले हैं वो शांति और सुशील की ही अर्निंग है। कम टू पेज नंबर 70। जैसे कि केस कंप्लीट होने वाला है तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने एक गैंग को पकड़ा है जो घरों से ज्वेलरी आदि चुराते हैं। उसी गैंग ने मिसेस शिंदे और उनके पड़ोस में भी चोरी की है, और इस गैंग के मेंबर्स में मिस्टर शिंदे के बेटे के फ्रेंड्स शामिल हैं। मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन भी उनके पास से मिल गई है। सुशील सारी बातें एडवोकेट कमला रॉय को बताता है और कमला रॉय जज को सब बातों की जानकारी कोर्ट में देती हैं। 15 जुलाई 2007 का दिन है। लगभग 1 ईयर बीत चुका है। अब मैजिस्ट्रेट अपना जजमेंट सुनाते हैं। शांति को चोरी के केस से फ्री कर देते हैं और उसके 10,000 रुपीज़ वापस कर देते हैं, और अपने रिटन जजमेंट में इंस्पेक्टर राव को रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के लिए वार्न करते हैं कि उनकी वजह से शांति को 1 ईयर जेल में रहना पड़ा। द स्टोरी इज़ कंप्लीट। नाउ योर थर्ड टॉपिक इज़ द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बच्चों इस इंटरेस्टिंग स्टोरी से आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रोसेस को समझा। अब आप समझ गए होंगे कि इस पूरे सिस्टम में 4 की प्लेयर्स होते हैं एज द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। स्टूडेंट्स अब हम इन की प्लेयर्स को 1 by 1 डिटेल में समझेंगे। Here is your fourth topic, the role of the police. Students,
जैसा कि हम स्टोरी में भी देख चुके हैं कि पुलिस का मेन वर्क होता है लिखी गई कंप्लेन की इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी विटनेसेस को या गवाहों को एविडेंस या सबूत के तौर पर कलेक्ट करना। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो एविडेंसेस मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग पुलिस एक्यूज्ड पर्सन पर चार्जशीट लगाकर कोर्ट में जज के सामने पेश करती है। इस प्रकार यहाँ क्लियर हो जाता है कि पुलिस का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है, जजमेंट देना या जजमेंट देने का काम जज का है। Now come to page number 71. Your fifth topic is फंडामेंटल राइट्स टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में एवरी अरेस्टेड पर्सन को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आइए इनको समझते हैं। फर्स्ट, अरेस्ट करते समय उस एक्यूज्ड पर्सन को बताना होगा कि किस अपराध या क्राइम के कारण उसको अरेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अरेस्टेड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। थर्ड, पुलिस कस्टडी में अरेस्टेड पर्सन को टॉर्चर नहीं कर सकते, ना ही उसके साथ इल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फोर्थ, पुलिस कस्टडी में किया हुआ कन्फेशन मेन एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं होगा। फिफ्थ, 15 ईयर्स से कम एज के बच्चों को और लेडीज़ को पूछताछ या क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। नाउ दिस इज़ द टाइम टू चेक योर नॉलेज। आंसर द आस्क्ड क्वेश्चंस विद यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट, द लॉयर who defends the case of accused is called public prosecutor। कि accused की तरफ से लड़ने वाले लॉयर को public prosecutor कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, investigation is the only role of police। कि पुलिस का रोल ओनली इन्वेस्टिगेशन करना है, छानबीन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide lawyer to the disabled person। कि आर्टिकल 39A सरकार को जिम्मेदारी सौंपती है कि डिसेबल पर्सन को लॉयर प्रोवाइड कराया जाए। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली as it would improve your knowledge. See you in the next video. Till then, take care. Thank you.